नमस्कार साथियों, सीसीआई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पशु परिषद टेस्ट सीरीज 2 ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन क्लास टेस्ट संख्या 174 ए राजस्थान का भूगोल भूगोल संबंधी जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसकी हम आज आपसे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लूनी नदी के बारे में कौन सा कथन सही है, नहीं है। यानी लूनी नदी के संदर्भ में अपने कौन सा कथन सही नहीं है उसकी अपने पहचान करनी है। चलिए, पहला ऑप्शन है लूनी नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। ठीक है। लूनी नदी के बाईं और मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा, उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नदी के पश्चातवर्ती प्रवाह क्षेत्र यानी पाली जालोर का क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। तो इसमें अपने ध्यान रखना है कि पहला जो ऑप्शन है, इस नदी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। साथ साथ में ध्यान रखें मध्य अरावली, ये भी पूछा जा सकता है। लूनी नदी का उद्गम किस अरावली के भाग से होता है, तो मध्य अरावली से। ठीक है। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है, नागपाड़, जिला अजमेर और अरावली का कौन सा भाग, मध्य भाग। अब लूनी नदी के बाईं ओर मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। यानी लूनी नदी का जो उद्गम अपने कहां से हुआ है, नागपाड़ से। कहां से, नाग पहाड़, नाग पहाड़ से हुआ है। तो ये नदी अपने अरावली के पश्चिमी भाग से होती हुई और अपना जल विसर्जन कहाँ कर देती है, कच्छ के रण में। कहाँ कर देती है, कच्छ के रण में। ठीक है। अब नदी के उद्गम से लेकर मुहाने की ओर, चाहे अगर नहर के संदर्भ में पूछा जाए बाएं और दाएं तट, चाहे नदी के संदर्भ में पूछा जाए बाएं और दाएं तट को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए, तो नदी उद्गम से मुहाने की ओर अपने ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देखें तो ये अपने कौन सा भाग हो गया, दायां भाग। ये कौन सा भाग है, दायां, और ये अपने कौन सा भाग है, बायां। अब यहाँ आप देखेंगे एक नदी है जो दाईं ओर मिलने वाली, जिसका नाम क्या है, जोजड़ी। इस नदी का नाम क्या है, जोजड़ी। तो लूनी के दाईं ओर मिलने वाली एकमात्र जो सहायक नदी है वो अपने कौन सी है, जोजड़ी। जोजड़ी नदी लूनी के बाईं ओर नहीं मिलती है, ये लूनी के दाईं ओर मिलती है। इसके संदर्भ में दो प्रश्न याद रखने पड़ेंगे। पहला जो प्रश्न है, लूनी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम अपने अरावली से नहीं होता है, तो कौन सी नदी है, जोजड़ी। दूसरा क्वेश्चन, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर मिलती है, तो अपने कौन सी नदी है, जोजड़ी। लूनी की सहायक नदियों को आसानी से हम याद रख सकते हैं कि अपने सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, चार बहनें, चार बहनों की सगाई हुई, सगाई कैसे जवई से हुई और जवई कैसा निकला, बांडा। ठीक है। तो इसमें सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, सगाई का मतलब है सागी नदी, जवाई का मतलब है जवाई नदी, बांडे का मतलब है बांडी नदी। तो ये लूनी की प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं। तो यहाँ अपने ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, जो सत्य नहीं है। लूनी के बाईं ओर मिलने वाली बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चाहे अपन देखेंगे लीलड़ी नदी, कौन सी नदी, लीलड़ी हो, चाहे अपने बांडी नदी हो, चाहे अपने सूकड़ी नदी है, चाहे अपने मीठड़ी नदी है, चाहे अपने जवाई नदी है, और फिर अपने कौन सी नदी है, सागी नदी। ये लूनी की प्रमुख अपने क्या है, सहायक नदियां। इनके अलावा लूनी नदी का जो जल है बालोतरा तक मीठा और उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए लूनी नदी को अपने आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। जब नागपाड़ अजमेर क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। इनके अलावा लूनी नदी पर अपने जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जोधपुर ग्रामीण में है। इनके अलावा तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो लूनी नदी के किनारे बालोतरा जिले में है। इनके अलावा यहाँ मल्लीनाथ पशु मेला लगता है जो राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, तो वो भी कहाँ लगता है, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बालोतरा में लगता है। ठीक है। और लूनी नदी का जो अपने प्रवाह है राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में है। राजस्थान के जिलों की बात करेंगे तो अजमेर है, ब्यावर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा
और बाड़मेर और सांचौर जिलों से होकर ये नदी अपने गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, वाकल मेसवा हतमती किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान दीजिएगा, वाकल मेसवा हतमती एक नदी सेई और है, सेई वेत्रक याजम या माजम नदी, ठीक है। तो चाहे वाकल मेसवा हतमती सेई वेत्रक याजम या माजम ये किसकी सहायक नदी है? तो ये अपने साबरमती की सहायक नदियां है। ध्यान रहे, साबरमती का जो प्रवाह राजस्थान के केवल उदयपुर जिले में है और ये गुजरात की मुख्य नदी मानी जाती है। इस नदी पर गांधीनगर है और साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे है। तो अहमदाबाद, साबरमती आश्रम और गांधीनगर ये साबरमती नदी के किनारे ही है, ठीक है। इस नदी का उद्गम पदराला गांव की पहाड़ी कोटड़ा उदयपुर से होता है, ठीक है। और ये नदी अपना जल विसर्जन कहाँ करती है? खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। कौन सी नदी? साबरमती। फिर है तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो ध्यान देना कि यहाँ आना सागर झील, उसके बाद में पिछोला झील, फतेह सागर झील और कोलायत झील, इनमें से अपने कोलायत झील है राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं है। राजस्थान की 6 झीलें देखने को मिलेगी, आना सागर और अपने पुष्कर। ये 2 झीलें अपने कहाँ हैं? अजमेर जिले में हैं, अजमेर जिले की है। पुष्कर भी अजमेर में है, आना सागर भी अजमेर में है। पिछोला और एक याद रखना है फतेह सागर, फतेह सागर। और ये 2 अपने पिछोला और फतेह सागर ये दोनों झील कहाँ हैं? उदयपुर में है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इनके अलावा एक झील अपने याद रखनी है, मानसागर झील, वो अपने कहाँ है? जयपुर में है। और एक झील कौन सी है? नक्की झील, नक्की झील जो अपने कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में है। ये प्रमुख झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी? आना सागर, पुष्कर, 2 अजमेर की, 2 उदयपुर की है, पिछोला फतेह सागर और एक मानसागर जयपुर और एक नक्की झील सिरोही। ये अपने राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत शामिल झीलें हैं। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी को अपने रुंडित नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुंडित नदी कह सकते हैं, या इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं और इसे ताला नदी भी कहा जाता है। एक चीज यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो बाणगंगा नदी है, पहले 2012 से पहले ये सीधी यमुना में अपना जल लेके जाती थी। यमुना में सीधा जल ले जाने वाली नदियां थी चंबल, गंभीर और बाणगंगा। लेकिन वर्तमान में राजस्थान की 2 ही नदियां हैं, गंभीर और चंबल, जो सीधा यमुना में जल लेके जाती है। लेकिन जो बाणगंगा जो नदी है, भरतपुर के मैदानी भाग में जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो वर्तमान में ये नदी है जो सीधा यमुना में जल लेके नहीं जाती है। वर्तमान में ये अपने आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी नदी? बाणगंगा। रुंडित नदी भी कहते हैं और इसे अर्जुन की गंगा और ताला नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी पर निर्मित बांध में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? यानी नदी उद्गम से लेकर अगर बांधों की अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले गांधी सागर बांध है। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध जो एमपी में है। उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ज्वार सागर बांध और इनके अलावा कोटा बैराज। इनमें से ये तीनों बांध अपने कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर और कोटा बैराज ये दोनों बांध अपने कहाँ पड़ते हैं?
कोटा जिले में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़ में है। ज्वार और कोटा बैराज कहाँ है? कोटा जिले में है। ये नदी उद्गम से लेकर मुहाने की ओर बांधों का क्रम जरूर याद रखें, लेकिन यहां अपने ध्यान देना है कि कौन सा बांध अपने राजस्थान में नहीं है। तो गांधी सागर बांध अपने राजस्थान में नहीं है। कहाँ है? मंदसौर मध्य प्रदेश में है। और गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध है। इन तीनों बांधों से अपने विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जबकि जो कोटा बैराज बांध है इससे केवल सिंचाई का उपयोग किया जाता है, यहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है। इस बांध के बाद चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। ध्यान रहे, वर्ष भर बहने वाली प्रमुख नदी है चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम अपने जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान के 84गढ़ नामक जो स्थान जिला पड़ता है अपने चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर अपने चूलिया जलप्रपात है, जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? चूलिया जलप्रपात। और यहीं पर स्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो राज्य का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कनाडा के सहयोग से संचालित है। ठीक है। और यहीं पर अपने राणा प्रताप सागर बांध, जो जल भराव की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। फिर कोटा जो शहर है इसी नदी के किनारे है। कोटा में इस नदी पर राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कहाँ है? कोटा में है, जहाँ जो अपने पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग है। और NH 27 वहां से होकर गुजरता है। उसके बाद में चंबल गार्डन भी अपने इसी नदी के किनारे है कोटा में। और ज्वार सागर बांध अपने कोटा जिले में है। कोटा बैराज, जहाँ कोटा सिंचाई बांध, वो भी कोटा में है। ध्यान रहे, कोटा जो बैराज बांध है राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया या फैलाव वाला बांध है। राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कौन सा है? तो अपने कोटा बैराज बांध है। और कोटा बैराज बांध के बाद चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। चंबल नदी दो राज्यों के मध्य यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। यह राजस्थान से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवाह 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। लेकिन चंबल परियोजना है जो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इनका हिस्सा बराबर है 50-50। चंबल परियोजना में हिस्सा कितना है? राजस्थान मध्य प्रदेश का 50-50 है। ठीक है। लूणी व नदी व सहायक नदी का कौन सा कथन सही नहीं है? काली सिंध नदी जिसकी सहायक नदी है निवास, बनास जिसकी सहायक नदी सागी नहीं है, माही की चाप, साबरमती की वाकल। तो यहाँ अपने जैसे बनास नदी है जिसकी सहायक नदी सागी नहीं है। सागी किसकी सहायक नदी है? तो सागी लूणी की सहायक नदी है। काली सिंध नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो आपने याद रखना, अपने काली सिंध की प्रमुख सहायक नदियों में आहू, परवन, निवास, चोली, इनके अलावा उजाड़, चोली, उजाड़, आहू, परवन किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की। जबकि आपसे पूछी जाए बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? कौन सी नदी? बनास। बनास की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें आप याद रखें खारी नदी, खारी, कोठारी, डाई, इनके अलावा मोरेल नदी, इनके अलावा बेड़च नदी। ठीक है। और इनके अलावा मैनाल नदी। ये अपने बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। माही की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, चाप, ईरू या अपने एराव नदी। इनके अलावा सोम के बाद में अपने जाखम और मोरेन नदी, भादर नदी, अनास नदी। ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये अपने माही की प्रमुख सहायक नदियां चाप, ईरू, एराव, सोम, जाखम, मोरेन, भादर और अनास। ये किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। साबरमती की पहले हमने चर्चा की थी, वाकल, सेई, हतमती, मेसवा, माजम। ठीक है।
उसके बाद में है डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी जो है अजमेर जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो डाई नदी का जो प्रवाह है वो अपने किस जिले में है? अजमेर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कांतली नदी शेखावटी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और शेखावटी प्रदेश में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोराबाटी कहते हैं। और कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से ही होता है। यह नदी सीकर, वर्तमान में नीम का थाना और झुंझुनू, इन 3 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी पर गणेश्वर सभ्यता है और सुनारी सभ्यता भी इसी कांतली नदी पर है। वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता दोनों ही अपने नीम का थाना जिले में हैं। अगर पुराने जिले का जिक्र हो तो गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में पड़ती थी और सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में है, याद रखना। सोम नदी का उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। बीछामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। और ध्यान रहे अपने सोम नदी पर अपने सोम कागदर बांध उदयपुर में है और सोम कमला अंबा बांध सोम नदी पर डूंगरपुर में है और देव सोमनाथ मंदिर अपने सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में है। और यह नदी बेणेश्वर धाम के निकट माही में मिल जाती है। वहां बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर जिले में है, जहां 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, सोम, माही, जाखम। ठीक है। साबी नदी का जो उद्गम होता है सेंवर की पहाड़ी से होता है। सेंवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और ये राजस्थान और हरियाणा में बहती हुई हरियाणा के पाटोदिया गुरुग्राम के निकट जाकर मरुस्थल में विलीन हो जाती है। और ये साबी नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह में शामिल है। इस नदी पर जोधपुरा सभ्यता है। साबी नदी पर कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा सभ्यता। बाणगंगा नदी का उद्गम अपने खमनोर की पहाड़ी से नहीं होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ी से होता है। बैराट पहाड़ी। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराट की पहाड़ी से होता है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? बाणगंगा। जबकि अगर पूछा जाए खमनोर से किस नदी का उद्गम होता है, तो वैरों का मठ खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से अपने बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी का उद्गम जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास। बनास नदी को वन की आशा, वशिष्ठी, वर्णाशा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यह चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सा कथन सत्य है कि सांभर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ध्यान रहे, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो अपने कौन सी है? सांभर झील है। ठीक है। और यह सांभर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो पहले तो ध्यान दें, ये दोनों ही कथन अपने क्या है? सत्य है। ए और आर दोनों ही क्या है? सत्य है। सांभर झील के बारे में चर्चा करें तो सांभर झील का विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन नहीं होगा तो पुराना जिला होगा, तो अपने कौन सा होगा? नागौर जिला होगा। ठीक है। फिर याद रखिए सांभर झील फुलेरा रेलवे जंक्शन के निकट स्थित है। सांभर झील की बात करें तो यहाँ अपने मैंथा या मेंढा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ ये नदियां सांभर झील में आती है। सांभर झील का तल अरावली की प्री अरावली की चट्टानों का बना हुआ। पूछा जाए सांभर झील का तल किससे निर्मित है, तो प्री अरावली की चट्टानों का से निर्मित है। यह राजस्थान की जल विभाजक रेखा पर स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने करवाया था। ठीक है। और यहाँ इस झील में राजहंस और कूरजा पक्षी विचरण करने के लिए आते हैं। इनके अलावा इस झील के निकट शाकंभरी माता या देवयानी माता का मंदिर भी है। देवयानी माता को अपने तीर्थों की नानी कहते हैं। इनके अलावा इस झील के निकट नालीसर मस्जिद भी देखने को मिलेगी। इनके अलावा
अकबर हरकाबाई की विवाह स्थली भी कौन सी है? सांभरी है। ठीक है। और इनके अलावा 1869 में सांबर झील को अंग्रेजों ने लीज पर ले ली थी। ठीक है। तो ये कुछ एक तथ्य हैं सांबर झील के संदर्भ में जो अपने दिमाग में सेव कर लेना। घाघर का दोआब मैदान राजस्थान का हनुमान और वह गंगानगर जिलों में पाया जाता है। वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ध्यान रहे, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। यहां आप देखेंगे एक नदी है अपने घग्गर, जो हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है। और एक नदी अपने प्रवाहित होती है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज। तो यहाँ जो ये जो मैदानी भाग है, ये जो मैदानी भाग क्या कहलाता है? घग्गर दोआब। घग्गर दोआब, घग्गर दोआब का मैदान। तो किन दो नदियों के बीच में है? तो याद रखेंगे घग्गर व सतलज दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है घग्गर दोआब कहलाता है। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्न में से चार नदियों का क्रम क्या है? तो सबसे पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर इन ऑप्शन में पार्वती नदी, पार्वती के बाद में अपने काली सिंध नदी, काली सिंध के बाद में चंबल नदी, चंबल के बाद में बनास नदी। तो यहाँ सबसे पहले 3 नंबर ऑप्शन है, 3 के बाद में 4 नंबर, 4 के बाद अपने 1 नंबर और 2 नंबर, डी ऑप्शन अपने क्या है? सही माना जाएगा। यहाँ एक बार मैं बता दूं चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। चंबल, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में आप देखेंगे तो सबसे पहले चंबल के अपने दाईं ओर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी, एक नदी है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा। फिर याद रखना है छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध। उसके बाद में याद रखना है काली सिंध, काली सिंध। एक नदी बीच में याद रखनी है, छोटी सी नदी है आलनिया नदी, आलनिया नदी। एक नदी याद रखनी है पार्वती नदी और एक नदी याद रखनी है कुन्नू। चंबल के दाएं और मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। फिर याद रखना चंबल के बाईं और मिलने वाली सहायक नदियों में गुंजाली नदी। कौन सी नदी? गुंजाली। फिर याद रखेंगे बामणी नदी, बामणी के बाद में याद रखनी कुराल नदी, कुराल के बाद में नदी याद रखनी है मेच, मेच के बाद में चाकण, चाकण नदी। और फिर कौन सी याद रखनी है? बनास नदी। ये चंबल की प्रमुख क्या है? सहायक नदियां हैं। दाईं और बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां चंबल की। तो यहाँ ये जो भाग है दायां भाग और ये अपने कौन सा है? बायां भाग। तो दाएं भाग पर मिलने वाले सहायक नदियों में क्षिप्रा, जिस पर उज्जैन शहर है और वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी भी है, छोटी काली सिंध, आलनिया नदी, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, ये दाएं भाग पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। एक और आप याद रख सकते हैं सीप। इनके अलावा गुंजाली, बामणी, कुराल, मेच, चाकण, बनास ये चंबल के बाईं और मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो इसमें क्रम देखेंगे तो चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम सबसे पूर्व में है पार्वती, फिर काली सिंध, फिर चंबल और फिर अपने कौन सी आएगी? बनास नदी। निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? फतेह सागर मीठे पानी की झील है, कोलायत बीकानेर में मीठे पानी की झील, और सिलीसेड अलवर में है मीठे पानी की झील है। लेकिन यहाँ कावोद जैसलमेर में है। कावोद झील कहाँ है? जैसलमेर में। और ये खारे पानी की झील है। ध्यान रहे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से खारे पानी की झील है या नहीं है, इसको लेकर। तो इसको खारे पानी की कौन कौन सी झील है तो आसानी से याद रख सकते हैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे।
ये अधिकांश अपने खारे पानी की झीलें आ जाएगी। सा का मतलब क्या याद रखें? सांभर। डी का मतलब क्या याद रखना है? डीडवाना। का मतलब क्या याद रखेंगे? एक काबोद याद रखना है और एक अपने कछोर याद रखनी है। प का पचपदरा। लू का लूण करण सर। कू का कुचामन। ता का ताल छापर और फ का फलोदी। डे का डेगाना। रे का रेवासा। ठीक है। और ये झील किन किन जिलों में है? तो जिले भी सुनिएगा। सांबर झील का जो विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, अजमेर और अपने डीडवाना कोचामन। डीडवाना जो झील है किस जिले में है? डीडवाना कोचामन जिले में है। पुराना जिला है तो नागौर। कछोर झील कहाँ है? सीकर में है। और काबो झील कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर। पचपदरा झील वर्तमान में बालोतरा में है। और लूणकरणसर झील बीकानेर में है। कोचामन झील डीडवाना कोचामन जिले में है। ताल छापर झील चूरू में है। फलोदी झील कहाँ है? फलोदी में है। डेगाना झील कहाँ पड़ती है? नागौर में है। और रेवासा झील कहाँ है? सीकर में है। तो ध्यान रहे, रेवासा झील को थोड़ा सा याद रखना है, प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन अगला 13वां जो क्वेश्चन है, नक्की झील के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। यह झील माउंट आबू सिरोही में रघुनाथ मंदिर के पास स्थित है। ये राजस्थान की झीलों में ऊंचाई में द्वितीय स्थान रखती है। इस झील के पास टॉड रॉक, नन रॉक विशाल चट्टानें हैं। तो ध्यान रखना, नक्की झील ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यानी राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है। नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो वो कौन सी है? नक्की झील। शीतकाल में अपने जमने वाली, बर्फ से जमने वाली झील कौन सी है? तो अपने नक्की झील है। ठीक है। इनके अलावा ग्रासिया जनजाति के जो लोग हैं अपने पूर्वजों की अस्थियां किस झील में विसर्जित करते हैं? तो कौन सी झील याद रखेंगे? नक्की झील। तो यहाँ जो है ऑप्शन 2 गलत है, 1 और 3 अपने क्या है? सही है। तो यहाँ आप देखेंगे कथन 2 गलत, 2 नंबर गलत और 1 और 3 कथन अपना क्या है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये जो गलत है, क्योंकि राजस्थान की ये नक्की झील सबसे ऊंची झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, नक्की झील है। सही सुमेलित नहीं है। आना सागर अजमेर जिले में है। राजसमंद झील सिलीसेट झील अलवर में है। बालसमंद झील जोधपुर में है। ध्यान रहे, राजसमंद झील है जो आपके राजसमंद जिले में है। किस जिले में है? राजसमंद। इसका एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये याद रखना है कि अकाल राहत के तहत निर्मित राजस्थान की पहली झील कौन सी है? तो राजसमंद झील है। राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है। और इनके अलावा इस झील के उत्तरी भाग में 9 चौकीपाल है। इस झील के उत्तरी भाग में 9 चौकीपाल है, याद रखना। और यहीं पर अपने राज प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई थी, जो अपने सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। राज प्रशस्ति के जो लेखक माने जाते हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। इनके अलावा इसी अपने झील के निकट द्वारिकाधीश का मंदिर भी है। और इनके अलावा यहाँ बगैर पति सती होने वाली घेवर माता का मंदिर भी राजसमंद झील के निकट है। तो राजसमंद झील राजसमंद जिले में है। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग व शाहजहां ने बारदरी का निर्माण करवाया? तो वह झील अपने कौन सी है? आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण
1137 में आना सागर झील का निर्माण 1137 में आना जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? आना जी के द्वारा। और आना सागर झील ये कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में है। और इस झील के निकट जहांगीर ने तो दौलत बाग बनाया और शाहजहां ने बारदरी का निर्माण करवाया था। फिर याद रखें, जैसमंद झील में 7 छोटे बड़े टापू हैं, ठीक है, जिस पर अपने भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। लेकिन सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? तो घर में भी जैसे बड़ा होता आदमी तो उसको क्या कहते हैं? बाबा। तो याद रखना, बाबा का भागड़ा जैसमंद झील में से सबसे बड़ा टापू है। जबकि पूछ ले सबसे छोटा छोटा टापू जिसका नाम क्या है? प्यारी। सबसे छोटा टापू जिसका नाम क्या है? प्यारी। जैसमंद झील के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस झील का जो निर्माण है किस नदी के जल को रोककर करवाया गया है? तो गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। इस झील का निर्माण आपने मेवाड़ महाराणा जयसिंह प्रथम ने 1685 से 91 के मध्य इस झील का निर्माण करवाया। और यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। इस झील के एक द्वीप पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल है, ठीक है। और इस झील के पूर्वी भाग में यहां आप देखेंगे, इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार भी आपको देखने को मिलेगा। गोमती नदी पर है, राजस्थान की सबसे बड़ी अपने मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है और 7 टापू हैं, और जिसमें एक टापू पर अपने आइसलैंड रिसोर्ट होटल देखने को आपको मिलेगी। इनके अलावा एक जो द्वीप है यहां पर जिसका नाम है बाबा मगरा द्वीप। तो बाबा मगरा द्वीप भी अपने कहाँ स्थित है? जैसमंद झील में। जैसमंद झील में है। और जैसमंद झील अपने कहाँ पड़ती है? वर्तमान अलुम्बर जिले में है। और पुराने जिले की बात करेंगे तो कौन सा होगा? उदयपुर। मानसागर झील कहाँ स्थित है? जयपुर शहर में। मानसागर झील कहाँ है? जयपुर शहर में। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सर प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा? सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था कायलाना झील का निर्माण। और कायलाना झील की बात करेंगे तो यहाँ पर कायलाना झील में IGNP की राजीव गांधी पेयजल लिफ्ट नहर का पानी आता है, ठीक है। और इस झील के निकट माचिया सफारी पार्क या माचिया जैविक उद्यान किस झील के निकट है? तो कायलाना झील के निकट है। नागौर निम्न प्रदेश क्षेत्र में नमक की झीलें कौन सी है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जो अपने खारे पानी की जो झीलें पाई जाती है तो वर्तमान जो है डीडवाना कोचामन जिला, पुराने जिले की बात करेंगे तो नागौर जिला। लेकिन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती? ऑप्शन ए खग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, सी अपने नागौर उच्च भूमि, डी अपने लूणी बेसिन। तो ऐसी स्थिति में नागौर उच्च भूमि में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है। जहाँ कौन कौन सी है? सांभर, कोचामन और डीडवाना, ये नागौरी निम्न प्रदेश में स्थित नमक की झीलें है। राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला है? तो राजस्थान की अपने फतेह सागर झील में। किस झील में? फतेह सागर झील में सौर वेधशाला है। और सौर वेधशाला की जो स्थापना 1976 में अरविंद भटनागर के द्वारा की गई।
और यह है अपने सौर वेधशाला बिग बेयर लेक, बिग बेयर लेक कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की तरह, कैलिफोर्निया मतलब यूएसए में एक झील है की तरह विकसित की गई है, विकसित की गई है। और फिर इसकी जो देख रेख है भौतिक प्रयोगशाला, भौतिक प्रबंधन प्रयोगशाला, भौतिक प्रबंधन प्रयोगशाला अहमदाबाद की देखरेख में वर्तमान में संचालित है। तो अपने किस झील में सौर वेधशाला, तो सौर वेधशाला की बात करेंगे तो फतेह सागर झील में, और यहाँ सौर वेधशाला की स्थापना 1976 में अरविंद भटनागर के द्वारा की गई। और यहाँ जो है बिग बेयर लेक कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकसित की गई है, और वर्तमान में इसका जो प्रबंधन है भौतिक प्रबंधन प्रयोगशाला अहमदाबाद के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन पूछ ले देश की पहली सौर ऊर्जा चालित नाव किस झील में चलाई गई, तो सौर ऊर्जा चालित जो नाव है वो पिछोला झील में चलाई गई थी। सौर ऊर्जा चालित नाव पिछोला झील, सौर वेधशाला फतेह सागर झील। खेतों, घरों, गड्ढों, दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो अपने जैसे टांका है, टांका का निर्माण खेतों में भी करते हैं, घरों में भी करते हैं, दुर्गों में भी किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिए उसे क्या कहते हैं, टांका। और जो वर्षा का जल है टांकों में एकत्रित होता है उसे पालर पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं, ध्यान रख लेना। थार मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में कहीं की निम्न भूमियां मिलती जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रन कहते हैं, ठीक है। पूछा जाए सर्वाधिक रन किस जिले में है, तो जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। जैसलमेर में पोखरण, कन्नौड़, भाकरी, पोखरण, लवा, बरनसर, ये रन क्षेत्र अपने कहाँ पड़ते हैं, जैसलमेर। रेडाना रन बाड़मेर में, थोब रन बालोतरा में, बाप रन क्षेत्र है फलोदी में, ताल छापर और पड़ियारा रन क्षेत्र चूरू जिले में। जरूर याद रखें ताल छापर और पड़ियारा रन क्षेत्र किस जिले में है, तो चूरू जिले में देखने को मिलेगा। और ध्यान रहे जोहड़ क्या है, शेखावटी क्षेत्र में स्थित कच्चे व पक्के कुएं। किस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में स्थित कच्चे व पक्के कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। और जोहड़ वाले बाबा, जोहड़ वाले बाबा, तो जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं, राजेंद्र सिंह को, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है, तो खड़ीन अपने वर्षा जल की जो परंपरागत विधि कहाँ है, जैसलमेर में है। तो ध्यान रहे सर्वाधिक जो खड़ीन है वो जैसलमेर में है, और जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जल स्रोत खड़ीन कहलाते हैं। यह जल संरक्षण की परंपरागत विधि है और इसका जो निर्माण है कृत्रिम पद्धति से किया गया है। और खड़ीन में जो संग्रहित जल है उसका उपयोग रबी की फसल के लिए किया जाता है। कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में 2010 में जल नीति लागू की गई और 2015-16 को जल संरक्षण वर्ष मनाया गया। तो यहाँ ये दोनों ही कथन अपने क्या है, सही है। भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु क्या किया जाना चाहिए, छत और घरों के पानी को टांकों और कुओं में पहुंचाना, क्लियर है। जल के भूमिगत रिसाव हेतु खेतों के चारों ओर नालियां
व गड्ढे खोदना, जिससे क्या है कि जल है आंतरिक भाग में चला जाए। ताल तलैया और एनीकटों का निर्माण करना, जिससे भी भूजल में स्तर में वृद्धि होगी। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन क्या है, सही है। सभी ऑप्शन क्या है, सही है। धन्यवाद। यहाँ इन प्रश्नों के संदर्भ पे हमने चर्चा की और आगे फिर अगले टेस्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक धन्यवाद।